हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। आप लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के। वो टॉपिक्स हैं, जनरली आप लोगों को बता दिया जाए, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस और रीजनरेटिव प्रोसेस। जो पार्ट हमारा कल के सेशन में से थोड़ा सा रह गया था, पार्ट को आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा इसमें, वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो इनकम्प्लीट रह गया है कल का। के बाद में देन हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या इम्पैक्ट डालती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे, क्या इम्पैक्ट नहीं डालती। तो इस लेक्चर में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बातों को ही सीखिएगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही रिलेटेड चीज़ों को अपने माइंड में अज्यूम कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में जो बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बात करते हैं। कल भी हम लोगों ने कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी थी। कल हमारा मेटल रिमूवल प्रोसेस और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों की कोई एक यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई हो रही है। इस प्रोसेस को जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये एक सिंगल फॉर्म में मिलता है। लेकिन मेटल जॉइनिंग की एक खासियत होती है कि जोड़ने के लिए चीज़ों को दो चीज़ें तो चाहिए, जोड़ने के लिए एक चीज़ से तो नहीं होगा। ये बात आप लोग जानते ही हो। दो संख्याओं को ही तो आपस में जोड़ा जा सकता है, ऐसे ही दो मटेरियल्स को ही तो आपस में जोड़ा जा सकता है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से मटेरियल्स को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का ये है एक रॉ मटेरियल है। ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा आप लोगों का रॉ मटेरियल है। दोनों रॉ मटेरियल्स को आप लोग देख रहे हो। रॉ मटेरियल का जो वेट है या मास है वो m1 है और इसका जो मास है वो m2 है और फाइनल प्रोडक्ट का आपको m3 मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे जब m1 और m2 को आप आपस में ज्वाइंट करा देते हो तो यहाँ पे जो m3 का जो मास है वो m1 के और m2 कंपेयर में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि m1 इज लेस देन m3 और m2 इज ऑलवेज लेस देन m3। अगर इस टाइप का फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिले तो वो प्रोसेस आप लोगों की क्या बोली जाती है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोली जाती है। क्या बोली जाती है वो प्रोसेस आप लोगों की, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोली जाती है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है मेटल जॉइनिंग की, ये देखना। ठीक है। मेटल जॉइनिंग की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे आप लोगों को इसको बहुत समझने की ज़रूरत है और समझने के साथ साथ में इसको अपने मतलब कंसंट्रेशन के साथ में जहन में उतारने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, इन दिस प्रोसेस। पहला कीवर्ड यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, डिफरेंट। 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 पहला कीवर्ड आप लोगों को क्या मिला, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। तो क्या मिला, सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स। तो क्या मिला आप लोगों को, सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स की बात कर रहा है, कर रहा है सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एडिशनल प्रेशर और हीट। का कीवर्ड आपको यहाँ पे क्या मिला, प्रेशर। चौथा कीवर्ड आपको इस डेफिनेशन में क्या मिला प्यारे बच्चों, heat। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, मे और मे नॉट बी एप्लीकेशन ऑफ बोथ। बोथ
हीट एंड प्रेशर। यहाँ पे आप लोग हीट एंड प्रेशर दोनों को जब अप्लाई करते हो, ठीक है, तभी आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल जॉइंट होता है। ठीक है, बोथ हीट एंड प्रेशर मे और मे नॉट बी एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल मटेरियल। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एडिशनल मटेरियल की बात हो रही है। एडिशनल मटेरियल जो है आप लोगों का यहाँ पे वो क्या करता है, वो यूज होता भी है और नहीं भी होता है। एक मिनट, ठीक है, ये देख रहा था रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई है, लिंक की थी अभी इसकी। चलिए, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और में आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझ लिया, डेफिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि एक ये एलिमेंट है और एक ये है, इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी तो एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होता है, तभी तो हम लोगों को एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। बात को समझ गए कि नहीं समझे, तभी तो आप लोगों को एक यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। समझ गए मेरी बात को। ये आप लोगों को एक जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये किसकी वजह से मिल रहा है, ये आप लोगों को एक फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है, ये आप लोगों को किसकी वजह से मिल रहा है, जब आप अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो वर्ड है आप लोगों का, इसका मीनिंग आप लोगों को पता चल गया। फॉर दैट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं ये पता चल गया कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ही जोड़ सकते हैं, कभी अकेली एक चीज़ को नहीं जोड़ सकते। सिंगल एलिमेंट कैन नॉट बी ज्वाइन। ठीक है, उसके साथ में ज्वाइंट होने के लिए कोई दूसरा एक एलिमेंट भी होना चाहिए। समझ रहे हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट की। तो हो सकता है एक मटेरियल, ये मान के चलिए स्टील है और ये एल्यूमिनियम है, और इन एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक क्या है आप लोगों का, स्टील है, और एक आप लोगों का क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम है। यानी कि ये क्या हुआ, डिसिमिलर डिसिमिलर एलिमेंट्स हुए। ये स्टील का है और ये एल्यूमिनियम का है, ये आपस में जब यहाँ पे जुड़ते हैं तो क्या बोला जाता है, दिस इज द जॉइंट फॉर्म्ड बाय द डिसिमिलर एलिमेंट्स। अगर ये भी स्टील का है, ये भी स्टील का है, दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर। तब क्या बोला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर। ठीक है, और अगर आपके एक एल्यूमिनियम, एक स्टील, एक कॉपर, एक ब्रास, या मतलब कोई भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स जिनको आप आपस में जोड़ना चाहते हो, उनको अगर जोड़ते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चलता है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डिसिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट हो गए, यहाँ पे डिसिमिलर और सिमिलर एलिमेंट की बात हो गई। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एडिशनल प्रेशर, यहाँ पे ये आप लोगों का जो वर्ड है, ठीक है, आप लोगों का जो प्रेशर वाला वर्ड है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कि आप लोगों, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये क्या है, आप लोगों का प्रेशर है। और ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों का प्रेशर और हीट, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपका अगर ओनली प्रेशर यूज हो रहा है, तो वो आप लोगों का क्या हुआ कि प्रेशर से आपका यहाँ पे जॉइंट बना। जैसे कि ओनली प्रेशर किस में होता है, जितनी भी आप लोगों ने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग देखी होगी, ठीक है, उन सभी में प्रेशर का यूज होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, एक आपका एल्यूमिनियम फॉइल है, दूसरे एल्यूमिनियम फॉइल को उस पर रखा, और रखने के बाद में उसके ऊपर आप लोगों ने हैमरिंग करना स्टार्ट कर दिया। हैमरिंग करने के बाद में इम्पैक्ट लोड यानी प्रेशर जो पड़ रहा है वहाँ पे, लोड पर यूनिट एरिया जो आपका हैमर से अप्लाई हो रहा है, उस एरिया पे आप क्या देखते हो कि वो दोनों सीड्स आप लोगों की एक दूसरे के साथ में क्या हो गई वहाँ पे,
चिपक गई। ठीक है, जब दोनों सीट एक दूसरी आपके साथ में वहाँ पे ज्वाइंट हो जाती हैं, तो वो आपका क्या हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया। और इस ज्वाइनिंग प्रोसेस प्रोसेस में आप लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में आप लोगों का ओनली प्रेशर यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, ओनली प्रेशर यूज हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर यूज हुआ है। और आप लोग जैसे मान के चलिए, ये दोनों प्लास्टिक है, इसको भी हीट किया, इसको भी हीट किया, हीट करके दोनों को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, तो हीट होने के बाद में भी तो ये एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे। समझ गए, ओनली हीट का भी यूज कर सकता हूँ। और कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं ज्वाइनिंग की, में आपकी में क्या यूज होता है, जिन प्रोसेसेस में आपकी में क्या यूज होता है, जिन प्रोसेसेस में आप लोगों का यूज होता है क्या, वहाँ पे आप जब देखोगे, ठीक है, क्या यूज होता है, क्या आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये आप लोगों ने क्या देखा, बोथ स्टैंड प्रेशर का आप लोगों को होगा, स्टैंड प्रेशर का। जैसे कि आप लोगों के दो मटेरियल है, एक मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल ये है, एक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस पर, दूसरा प्रेशर इधर से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये दो सीट आप लोगों की ज्वाइन होंगी। यहाँ पे आप लोगों का ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, और ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे एनोड है। कैथोड और एनोड जब यहाँ पे जुड़ते हैं, ये आप लोगों का यहाँ ये जॉइंट आप लोगों का यहाँ पे क्या करता है, ये जॉइंट दोनों सीट्स को यहाँ पे जोड़ देता है। यहाँ पे एनोड और कैथोड का जब सर्किट बनता है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे डिफरेंट चार्ज होने की वजह से हीट जनरेट होती है, स्पार्क होता है, क्योंकि इन दोनों सीट्स में थोड़ा सा एयर गैप होता है, ड्यू टू सम एयर गैप। ठीक है, आयंस जो हैं वो आप लोगों के यहाँ पे क्या करेंगे, स्पार्क क्रिएट करेंगे, और उस स्पार्क की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और प्रेशर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर ही रहे हो इलेक्ट्रोड के थ्रू, ये सीट आपकी जॉइंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप लोगों को देखना है, मे और मे नॉट बी एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल मटेरियल। ठीक है, क्या करते हो, जब आप लोग एडिशनल मटेरियल का यहाँ पे एप्लीकेशन करते हो, तो कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों के ये दो मटेरियल हैं अलग अलग, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने फेविक्विक का यूज़ कर दिया, फेविक्विक एज अ एडिशनल मटेरियल। कुछ आप जैसे कि सोल्डरिंग करते हो, सोल्डरिंग में आप लोग देखे हो, सोल्डर वायर का जो यूज करते हो, सोल्डर वायर क्या होता है, एज ए एज ए वहाँ पे एडिशनल मटेरियल यूज होता है। ब्रेजिंग की जब आप लोग बात करते हो, तो ब्रेजिंग में ब्रेज वायर जो आपका होता है वो किस तरह यूज होता है, वहाँ पे फिलर मटेरियल की तरह यूज होता है। वेल्डिंग में भी आप लोगों के कहीं पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, तो कहीं पे नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जहाँ भी यूज होते हैं वहाँ पे वो एडिशनल मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, डिटेल्ड में इन चीज़ों के बारे में हम लोग जब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों का ये क्या है, रिविटिंग ऑपरेशन है। इस रिविटिंग ऑपरेशन में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, दो मटेरियल्स को ज्वाइंट करने के लिए रिविट का यूज करते हैं। रिविट यहाँ पे जो यूज हो रहा है, ये बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ज्वाइंट हो रहा है। और दूसरी बात, रिविट एज अ एडिशनल मटेरियल यहाँ पे आप लोगों का यूज हो रहा है। उसके बाद अधेजन बॉन्डिंग की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, अधेजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। अधेजन बॉन्डिंग में आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को प्यारे बच्चों देखनी है। अधेजन बॉन्डिंग में आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, अधेजन बॉन्डिंग में आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे जो आप लोग, मैं आपको फेविक्विक वाला एग्जांपल दे रहा था, तो वहाँ पे जो फेविक्विक है वो एक तरीके से अधेसिव मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, और वो मटेरियल आपका वहाँ पे जॉइंट परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। रीजनरेटिव प्रोसेस, ये आप लोगों की एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये आप लोगों की एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और इस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। ये क्या है, एक तरीके की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग
ये आजकल नए ज़माने की टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। एग्जांपल्स आर द कोटिंग ऑपरेशंस लाइक 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इन दिस प्रोसेस लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है प्यारे बच्चों? लेयर बाय लेयर बनता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही साथ बन जाए। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, इस तरीके से एक लेयर के ऊपर अगली लेयर, इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेशन करते चले जाते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? लेयर बाय लेयर होता है। इट इज़ द रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस। पहले आप लोगों को एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? प्रोटोटाइप। रैपिड का मतलब क्या है कि ये बहुत ही फास्ट होती है प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड और रोबोटिक टाइप प्रोसेस। ये आपकी रोबोटिक एंड ऑटोमेटेड टाइप की प्रोसेस है, ठीक है। कैसी है ये आपकी? रोबोटिक एंड ऑटोमेटेड टाइप की प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आप लोग क्या देखते हो कि आप लोगों का रोबोट का जो आर्म होता है वो मटेरियल को स्प्लैश करने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद में एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी लेयर, तीसरी के बाद चौथी लेयर, इस तरीके से आप लोग वहां पे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करते हुए चले जाते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का क्या कह रहा है? बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो? एक बहुत ही बेटर सरफेस फिनिश यहाँ पे क्या करते हो आप लोग? ऑब्टेन करते हो, ठीक है। बेटर सरफेस फिनिश्ड यहाँ पे आप लोग ऑब्टेन करते हो। और इस बेटर सरफेस फिनिश को ऑब्टेन करने में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये बेटर सरफेस फिनिश्ड आपको जब स्टार्टिंग में ही यहाँ पे अडॉप्ट हो जाती है तो आपको कोई भी पोस्ट पोस्ट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस ऑपरेशन को करने के बाद में फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की। यहाँ पे 3D कैड फाइल, एसटीएल फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो? ये आप लोगों का एक प्रोटोटाइप बनाया हम लोगों ने कैड में। ये एक प्रोटोटाइप बनाया कि हमको इस टाइप की एक शेप चाहिए। ये शेप बनाने के लिए हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। और जब ये प्रोटोटाइप आप लोगों का बन गया तो इस प्रोटोटाइप को आपने कैम की प्रोग्रामिंग में क्या किया? लेयर्स में ब्रेक कर लिया। यानी कि इसको किस में कर लिया? लेयर्स में यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करके ब्रेक कर लिया। ये अगला वाला स्टेप जो हो रहा है यहाँ पे देख ही रहे हो। ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लिया? इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर लिया, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप को यहाँ पे आप बहुत जल्दी बना सकते हो, इसीलिए रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस बोली जाती है, ठीक है। अब ये यही वाला स्टेप है जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये वाला जो हो रहा है यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे इनका जो थिकनेस जो मैंने बनाई है यहाँ पे स्ट्रिप्स, जो लेयर से मेरा यहाँ पे मटेरियल जो स्प्लैश होगा उसकी जो थिकनेस होती है वो 0.1 टू 0.2 mm में जनरली कंसीडर करता हूँ। रीज़न क्यों कंसीडर करता हूँ? क्योंकि मुझको वहाँ पे जो मटेरियल मिलता है वो किस किस स्टेट में मिलता है? आप लोगों को बता दिया जाए, मोल्टन स्टेट में भी मिलता है वो मटेरियल आप लोगों को, ठीक है। मोल्टन स्टेट में भी मिलता है, ठीक है। किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट में भी मिलता है वो मटेरियल आप लोगों को। दूसरा आप लोगों को किस में मिलता है? सॉलिड की फॉर्म में। ये मोल्टन मतलब लिक्विड में हो गया। सॉलिड की फॉर्म में आपको फॉइल की फॉर्म में भी मिलता है और वायर की फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। एंड तीसरा आप लोगों का पाउडर की फॉर्म में भी आप लोगों को मिलने लगता है, ठीक है। तो आप लोग जब देखते हो कि इस पाउडर को आप बहुत ज़्यादा थिकनेस पे अगर डालोगे तो भैया ये बिखरने लगेगा, या आप मोल्टन लिक्विड को अगर डालोगे वहाँ पे स्प्लैश अगर करोगे इसको लार्ज थिकनेस जो होगी तो वो फ्लो करने लग जाएगा, तो फिर इतनी अच्छी स्मूथ सरफेस आप लोगों को नहीं मिलेगी। एक लेयर इतनी पतली इसलिए होती है क्योंकि इसका दूसरा भी रीज़न है, जब यहाँ पे मटेरियल आपका स्प्लैश करके आता है ऊपर वाला तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो ज़्यादा मोटी होगी तो वहाँ पे उसके साथ में वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। पतली होने की वजह से क्या होता है, वो उस सक्सेसिव लेयर्स के साथ में क्या करता चला जाता है, आगे से आगे जाते-जाते क्या करता चला जाता है, वहाँ पे ग्रेन्स के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनाता हुआ चला जाता है।
और जब उन ग्रेन्स के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग जब बनती चली जाती है, तो आप लोगों के यहाँ पे देख रहे हो, ये मटेरियल ऐसे स्प्लैश कर करके लेयर की फॉर्म में आ रहा है, तो आपको एक फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये मिल जाता है। और ये फाइनल ऑब्जेक्ट जो आप लोगों को मिल रहा है, इसकी सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, जैसे आप लोगों का यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप, ये आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हो क्या 3D प्रिंटिंग में फॉइल की फॉर्म में, यहाँ पे आप लोग लिक्विड मोल्टन मेटल की फॉर्म में कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग पाउडर की फॉर्म में कर रहे हो यूज, ठीक है। ये क्लीनिंग ऑपरेशन है, क्लीन विलीन करने के लिए, जिससे कि एक लेयर के बाद क्लीन करते हैं बहुत से लोग के वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज ना आ गई हों। और जब ये मटेरियल्स आपस में फॉइल वाले जनरली जो होते हैं, इनको जब आप लोग रख लेते हो, तो इनको फिर दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अब पे हीट करते हैं और फिर कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि उनके ग्रेन्स आपस में मिल सकें। तो ये चीज़ होती है, या स्टार्टिंग में ही उनको हीट कर करके ही हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी रीजनरेटिव प्रोसेस की। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ब्रीफ डिस्कशन। ये जो आप लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ब्रीफ डिस्कशन जो आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, ठीक है, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इनमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्या मिलता है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, द मटेरियल रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। आपका कोई एक मटेरियल है यहाँ पे, उस मटेरियल पे आप लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद में जब आप उस मटेरियल से उस फोर्स को रिमूव कर लेते हो, तो वो दोबारा से क्या कर लेता है, अपनी उसी शेप को रिगेन कर लेता है। अगर उसी शेप को रिगेन कर लेता है, तो वो मटेरियल आप लोगों का कैसा बोला जाता है प्यारे बच्चों, इलास्टिक डिफॉर्मेबल मटेरियल बोला जाता है। मटेरियल के डिफॉर्मेशन दो टाइप के ही होते हैं, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पेररी डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड परमानेंट ठीक है, क्या बोला जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन बोला जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। तो यहाँ से आपका जब फोर्स को हम रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, वो आपका मटेरियल दोबारा से आपकी उसी शेप को रिगेन कर लेता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। फोर्स हटाया, लेकिन आपका मटेरियल फिर दोबारा इस शेप में नहीं आया, उसकी शेप चेंज होके ये वाली हो गई, ठीक है। यानी कि उसमें इतना एलोंगेशन हो गया, ठीक है। ये मटेरियल दोबारा से आपका वहीं से चला वहीं आ गया, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई होगी यहाँ पे। सॉरी, ये है स्ट्रेन, मतलब डिफॉर्मेशन, इतना डिफॉर्मेशन उस मटेरियल में हो गया। यहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन है ये आप लोगों को दिख गया, ठीक है। इतना डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंटली हो गया, या ये भी कह सकते हो ये डिफॉर्मेशन और ये बराबर है, तो इतना चेंज उसमें आ गया इनिशियली से लेके अब तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, इसमें आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे ए पॉइंट जो है आपका, ये ए पॉइंट क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, ये बोला जाता है आप लोगों का प्रोपोर्शनल लिमिट। और बी जो है, ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। सी पॉइंट जो है, ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, यहाँ पे ए पॉइंट आप लोगों का प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, सी आपका अपर यील्ड पॉइंट, और यहाँ पे डी पॉइंट और एक आता है आपका, यहाँ पे सी डैश कर देता हूँ, सी डैश इज द लोअर यील्ड पॉइंट, और ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, और ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ई जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से अंदर अंदर का जो मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ से इस शेप का जो होता है वो इलास्टिक की रेंज में आता है, और उसका कर्व ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहीं पे आ जाता है, तो इसमें जीरो स्ट्रेन हुआ,
ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे आया, ये बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का अगर यील्ड पॉइंट तक अगर पहुंच गया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, और परमानेंट डिफॉर्मेशन जो हुआ उसमें आप लोगों का ये चेंज, इतना चेंज देखने को मिला। और ये जो चेंज देखने को जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये स्ट्रेन में मिल रहा है, यानी कि स्ट्रेन में आपको लेस देन 1% का चेंज मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट तक आते 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 सॉरी, ये अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट तक आते आते आप लोगों का 30% चेंज मटेरियल में आ जाता है। गोल्ड आपका एक अपवाद है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ये माइल्ड स्टील का कर्व है, माइल्ड स्टील में 30% एलोंगेशन हो जाता है। कहाँ तक? यहाँ तक, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट तक। ये आप लोगों का क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। क्या है ये आपका? अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट है। और इस टेंसाइल पॉइंट तक आते आते, डी पॉइंट तक आते आते आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है? आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पे डिफॉर्मेशन। इसके बाद तो नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो डिफॉर्मेशन तो होता है, एलोंगेशन तो होता है, लेकिन उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेकिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी कि मटेरियल के ब्रेक होने की सिचुएशन वहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई होगी कि कौन सी चीज़ किस तरीके से यहाँ पे होती है। यानी कि आप लोगों को पता होगा, जो हम मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन जो कायदे में जो करते हैं, वो यहीं तक करते हैं। सीयरिंग भी इसी पॉइंट पे हो जाती है, ठीक है। तो मशीनिंग के लिए भी यहाँ तक आना पड़ता है, सीयरिंग के लिए भी यील्ड पॉइंट तक आना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों का ये मेटल फॉर्मिंग का जोन होता है। मेटल फॉर्मिंग आपकी इसी में होती है, कहाँ से? यील्ड स्ट्रेस से लेके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट के बीच में। इतना लोड आपको अप्लाई करना पड़ता है। उससे ज़्यादा कर देते हो तो आपके ग्रेन्स जो हैं वो अंदर अंदर एलोंगेट टाइप के हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी गुब्बारे में बहुत ज़्यादा फूंक भरते चले जाते हैं, तो उस गुब्बारे में आप लोग क्या देखते हो कि जो आपका आउटर पार्ट होता है गुब्बारे का, कहीं कहीं पे ज़्यादा खिंचा हुआ सा दिखता है आपको, ठीक है। बैलून का वो पार्ट, वो एक तरीके से अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट के बाद की स्टेट है। फ्रेशली आपका यूनिवर्सली जहाँ तक वो एक्सपंड कर रहा है, वो अपने टेंसाइल पॉइंट तक ही एक्सपंड कर रहा है। हालांकि बैलून जो है वो आप लोगों का एक इलास्टिक मटेरियल है, उसमें से हवा जैसे ही निकलती है, यानी कि एक तरीके से फोर्स जैसे ही रिलीज होता है, वो अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लेता है। समझ गए ना? क्या कर लेता है? दोबारा से वो रिगेन कर लेता है, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है? ब्रिटलनेस है, ठीक है। अब इस ब्रिटलनेस में आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। क्या होता है ब्रिटलनेस में? ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ब्रिटलनेस इज द अपोजिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है। ब्रिटलनेस जो होती है आपकी, वो क्या होती है? प्लास्टिसिटी के अपोजिट है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, समझने की कोशिश करना, उन ब्रिटल मटेरियल्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता। समझ गए? वो मटेरियल आपके इस पॉइंट तक ही आते हैं, इस पॉइंट के बाद उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल बोले जाते हैं, ठीक है। A brittle metal is one that breaks or shatter before it deform। मतलब अपने परमानेंट डिफॉर्मेशन की स्टेट में पहुंचने से पहले ही अगर आपका कोई मटेरियल क्या हो जाए? डिफॉर्म हो जाए, तो वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। इसीलिए रबर इज द ब्रिटल मटेरियल, नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि रबर अपने इलास्टिक पॉइंट तक ही जाती है। जब आप रबर को खींचते हो तो खींचती चली जाती है, ठीक है। जब आप रबर को खींचते हो तो खींचती हुई चली जाती है। जैसे ही आप खींचते चले जाते हो, फोर्स हटाते हो, दोबारा अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेती है। यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन तो नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, उस अगर लिमिट से उसको अगर ज्यादा हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, उस लिमिट से अगर ज्यादा एलोंगेट हम लोग उसको कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें आप लोगों का एक परमानेंट फेल्योर हो जाता है। और वो परमानेंट जो फेल्योर है, वो किस चीज की निशानी है? ब्रिटल मटेरियल की। तो रबर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। रबर का जो कर्व है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसका प्रोपोर्शनल लिमिट तो यहाँ होता है, इलास्टिक पॉइंट यहाँ होता है, इलास्टिक पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाते ही ये ब्रेक हो जाता है।
और ये फिर इस तरीके से दोबारा अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आ जाता है। समझ गए? ये लोडिंग कंडीशन है और ये अनलोडिंग कंडीशन है। तो अगर इस पॉइंट से अगर ज़्यादा रबर को हम लोग खींचते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। समझ गए? तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल कब और कैसे ब्रेक होता है। लैब में जाओगे तो ये चीज़ें अब आसान लगेंगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो अ ब्रिटल मेटल इज़ वन दैट ब्रेक्स और shatters बिफोर इट डिफॉर्म्स। ठीक है? एक जो ब्रिटल मेटल आप लोगों का होता है, वो कैसा होता है? वो अगर ब्रेक और shatter होता है, डिफॉर्म होने से पहले ही, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले ही, वो आपका ब्रिटल मटेरियल बोला जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन एंड ग्लास आर गुड एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। आप लोग एक देखिए, स्टील का वायर लो और एक स्टील की शीट ले लो, छोटी सी स्ट्रिप। ठीक है? और एक आप लोग कांच की स्ट्रिप ले लो, ग्लास की। दोनों पे आप लोग लोड अप्लाई करना स्टार्ट करो। इस पे भी लोड अप्लाई करो इस तरीके से, ग्लास वाली पे, और ये आप लोगों का जो स्टील वाली है उस पे भी लोड अप्लाई करो। जब इन दोनों पे आप लोगों का लोड अप्लाई होगा तो आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ग्लास है वो ब्रेक हो गया, चूर-चूर हो गया हैमर मारने से, हथौड़ा मारने से, लेकिन जो स्टील था वो मुड़ गया लेकिन टूटा नहीं। इसीलिए ब्रिटल मटेरियल आपके जो होते हैं बिना किसी डिफॉर्मेशन के ब्रेक हो जाते हैं। स्टील में क्या हुआ? अभी स्ट्रेट था, अब बेंड हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन ग्लास टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। समझ गए? यानी कि ब्रिटल मटेरियल टूट जाएंगे, यानी कि आप लोग समझ सकते हो, गर्दन कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। डक्टाइल मटेरियल क्या है? जिंदगी बचा के रखेंगे। ठीक है? जिंदगी को बचा के रखेंगे, मरेंगे नहीं। तो ये डक्टाइल मटेरियल का हाल है। जनरली brittle metals are high in compressive strength but low in tensile strength। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग जनरली क्या देखते हो? इनकी कंप्रेसिव, जैसे कि ब्रिक वगैरह जो होती हैं, ब्रिक वगैरह की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, लेकिन इन मटेरियल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है। ईंट को आप पकड़ के ऐसे खींचने लग जाओ तो तुरंत टूट जाएगी। जब आप ईंट को ऐसे रख के हाथ मारते हो तो उसको बेंड करने की कोशिश करते हो कि ऐसे बेंड हो, लेकिन बेंड होने पे उसके ऊपर की साइड में तो लगता है कंप्रेसिव लोड, लेकिन नीचे की साइड में आता है टेंसाइल। तो उस टेंसाइल लोड की वजह से आप लोगों ने देखा होगा ब्रिक बहुत जल्दी टूट जाती है। अगर कोई एक टेक्निक से इम्पैक्ट लोड को अगर मारता है वहां पे, तो ब्रिक टूटने में ज्यादा फोर्स नहीं लगता। वो यही रीजन है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही लो होती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती, लो होती है, होती है। ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा कास्ट आयरन जो है उसको ब्रिज की फैब्रिकेटिंग सपोर्ट बीम की तरह इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो आप लोगों के वहां पे कंप्रेसिव लोड, यानी कि जो वाइब्रेशन से कंप्रेसिव लोड वहां पे जो अप्लाई होता है ब्रिज पे, जो कार वगैरह जो जाती हैं उसको सस्टेन कर सके, तो वो उसको सस्टेन कर सके, इसीलिए वहां पे हम लोग कास्ट आयरन मटेरियल का यूज करते हैं। देखिए, ductility is the property that enables a material to stretch, bend or twist without cracking or breaking. This property makes it possible for a material to be drawn out into a thin wire। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की, ductility is the property that enables a material to stretch, bend or twist without cracking or breaking. This property makes it possible for a material to be drawn out into a thin wire। थिन वायर की फॉर्म में किसी मटेरियल को ड्रॉ करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डक्टिलिटी होती है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो, डक्टिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड टेंसाइल लोड। ठीक है? टेंसाइल लोड को ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल विदस्टैंड करेगा वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल है। गोल्ड इज द मोस्ट, मतलब गोल्ड जो है आपका सबसे ज्यादा, गोल्ड इज द मोस्टेस्ट डक्टाइल मटेरियल अमंग ऑल नॉन मटेरियल्स। जितने भी अभी हमारी खोज हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, उनमें जितने भी आप लोगों के मटेरियल हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, जितने भी आप लोगों के मटेरियल हैं उन सभी मटेरियल्स में सबसे ज्यादा जो नॉन मटेरियल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल अभी तक गोल्ड ही है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर तक आप लोग खींच सकते हो। समझ गए मेरी बात को? अब इसके बाद मेलेबिलिटी, जैसे
वायर को ड्रॉ करने की एबिलिटी को बोलते हैं डक्टिलिटी। समझ गए ना यहाँ पे। इसी तरीके से आप लोगों की थिन सीट को ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग मैलेबिलिटी। ठीक है, थिन सीट को ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी आप लोगों की क्या होती है, जिसमें कि हम लोग थिन सीट को ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं आप लोगों के, उनका ऑर्डर लिखता हूं। सबसे ज्यादा गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम और सिल्वर। एक जैसे नहीं है, प्लेटिनम अलग है, गोल्ड के बाद प्लेटिनम सिल्वर। सारे मटेरियल नहीं लिख रहा हूँ, मैन लिख रहा हूँ। इसके बाद कॉपर की भी वायर बहुत पतली ड्रॉ हो जाती है, माइल्ड स्टील की भी ड्रॉ हो जाती है पतली। इसके बाद एल्यूमिनियम की आप लोगों ने देखी होगी, इतनी पतली नहीं होती। ठीक है, तो थिन सीट जितनी ज़्यादा ड्रॉ करेगा, यानी कि ये टेंसाइल लोड को विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी डक्टिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू ड्रॉ अ थिन सीट, यानी कि इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन हायर कंप्रेसिबल फोर्सेस और लोड्स। वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, मैलेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों का ये मैलेबिलिटी का जो ऑर्डर है, इसका मैलेबिलिटी का जो ऑर्डर है, इसमें भी गोल्ड पहले नंबर पे ही रखते हैं, क्योंकि इसकी मैलेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर आप लोगों ने देखा होगा मिठाइयों पे जो लगा होता है, जिसको चांदी के बरक बोलते हैं, काजू कतली पे जनरली ज़्यादा लगा होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे कॉपर, के बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद आप लोगों का माइल्ड स्टील। ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, मैलेबिलिटी का ऑर्डर, और ये बोला जाता है डक्टिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए ब्रीफ डिस्कशन ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन है किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का। पहला टॉपिक यहाँ पे क्या है आप लोगों का, स्ट्रेंथ। क्या है पहला टॉपिक, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स अ मेटल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। यानी कि आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेंथ इज द लोड बियरिंग कैपेबिलिटी। किसी भी मटेरियल की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को या लोड को बियर करने की कैपेबिलिटी अगर है, वो मटेरियल की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा है। कोई मटेरियल अगर आपका ज़्यादा लोड को सस्टेन कर पा रहा है, दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कोई कम कर पा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो असली लैंग्वेज में इस तरीके से आप लोग चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखते हो स्ट्रेंथ एक तरीके से किसी भी मटेरियल की वो परमिसिबल लिमिट होती है जिसमें कि उसमें डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर सकें हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों का फटिक स्ट्रेंथ जो होता है, ये आप लोगों का जो साइक्लिक लोड को रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो फटिक स्ट्रेंथ बोल ली जाती है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, ये आप लोगों के जो इम्पैक्ट लोड सडनली अप्लाई होता है, उसको रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बोली जाती है मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल साइंस में और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हार्डनेस, यहाँ पे ये टॉपिक आप लोगों का आ गया। अब हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच एंड परमानेंट इंडेंटेशन। किसी भी मटेरियल का, समझ रहे हो, किसी भी मटेरियल का यहाँ पे सुनिए आप लोग, हार्डनेस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच एंड परमानेंट इंडेंटेशन। ठीक है, आपके स्क्रैच और इंडेंटेशन यानी कि डेंट को रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो आप लोगों की क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, वो बोली जाती है हार्डनेस। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को यहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, हार्डनेस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच एंड परमानेंट इंडेंटेशन। देखिए, जैसे कि आपने कोई मटेरियल लिया, एक कांच ले लिया और एक आप लोगों ने स्टील का एक सीट ले लिया, दोनों सीटों पे एक कील ली, ये कील है, इसको इस तरीके से आप घिस रहे हो स्क्रैच बनाने के लिए। जो आपका ज़्यादा रजिस्ट करे उसकी हार्डनेस ज़्यादा है। तो ग्लास ज़्यादा रजिस्ट करता है, उस पर स्क्रैच नहीं बनता, लेकिन स्टील पे बन जाता है आपकी कोशिश करने से। दैट मीन्स ग्लास इज द हार्डेस्ट मटेरियल एज कंपेयर टू स्टील। समझ गए कि नहीं समझे।
तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एल्यूमिनियम और स्टील में देखेंगे तो एल्यूमिनियम इज द जो है आपका कैसा होता है, एल्यूमिनियम इज द हैविंग लेस हार्डनेस एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है, लोअर हार्डनेस एज कंपेयर टू स्टील। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हार्डनेस कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या एबिलिटी होती है हार्डनेस, स्क्रैच और इंडेंटेशन को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी। स्क्रैच और इंडेंटेशन को रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो आप लोगों की हार्डनेस बोली जाती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल अमंग ऑल नॉन मटेरियल। जितने भी आपके नॉन मटेरियल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल जो है वो कौन है, डायमंड है प्यारे बच्चों। इन टॉपिक्स को डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इन टॉपिक्स को डिटेल में हम और भी पढ़ेंगे मटेरियल साइंस में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग लाइव ज़्यादा आके जुटेंगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। टेलीग्राम से लेके हर जगह सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो। फेसबुक पे मेरा पेज है नरेंद्र शर्मा के नाम से, आप सर्च कर लेना, नरेंद्र शर्मा मथुरा के नाम से आ जाऊंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ से आप लोग हर जगह जुड़ सकते हो मुझसे क्योंकि वहाँ लिंक दी हुई है टेलीग्राम से लेके हर जगह की। मेथड्स टू मेजर हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्डनेस को मेजर करने के क्या हैं, कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि रॉकवेल टेस्ट, विकर टेस्ट, नूप हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। ये आप लोगों के टेस्ट जो हैं ये आप लोगों के यूज होते हैं हार्डनेस को चेक करने के लिए। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम सभी को बहुत अच्छे से। टफनेस एंड रेजिलियंस, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों की टफनेस एंड रेजिलियंस की, ठीक है। टफनेस क्या होती है ये देखिए आप लोग। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मटेरियल कैन विदस्टैंड। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए चलना, ठीक है, बहुत अच्छे से। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मटेरियल कैन withstand impact loading without fracture, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फ्रैक्चर के टफनेस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू which the material can withstand impact loading without fracture। बिना फ्रैक्चर के अगर आपका कोई मटेरियल, समझ रहे हो ना, इम्पैक्ट लोड को विदस्टैंड कर रहा है वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा टफ है विदाउट फ्रैक्चर। जैसे कि इसमें भी देखो एक स्ट्रिप यहाँ पे आप लो स्टील की और एक ग्लास की, दोनों पे इम्पैक्ट लोड डालो, इम्पैक्ट लोड डालोगे तो ये टूट जाएगा ग्लास, लेकिन स्टील नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, स्टील इज हैविंग हायर टफनेस एज कंपेयर टू ग्लास। समझ गए कि नहीं समझे, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चली। इसके बाद एट फ्रैक्चर इट ब्रेक्स, फ्रैक्चर का मतलब होता है एट फ्रैक्चर इट ब्रेक्स, ब्रेक हो जाए कोई मटेरियल। इफ द मटेरियल कैन टेक मोर स्ट्रेन विदाउट अंडरगोइंग फ्रैक्चर, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग फ्रैक्चर, देन इट विल बी द टफर मटेरियल। तो वो मटेरियल आपका कैसा बोला जाएगा, एक टफर मटेरियल बोला जाएगा, ठीक है। समझ गए, जो मटेरियल आपका विदाउट फ्रैक्चर के ज़्यादा से ज़्यादा लोड को विदस्टैंड कर लेगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन को शो करेगा, वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा टफ होगा, उसकी वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा टफनेस रखेगा। मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ टफनेस में और टफनेस में अंतर है, ठीक है, आज ध्यान से सुनिएगा। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्वांटिफाइज
मॉडुलस ऑफ टफनेस क्वांटिफाइज दिस टफनेस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस जो है वो क्वांटिफाई करती है इस टफनेस को। इट इज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये आपका एक एरिया होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर। समझ गए? डक्टाइल मटेरियल कैन टेक मोर स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट than the brittle material. Mild steel is the tougher than cast iron because of this reason. ठीक है, माइल्ड स्टील जो है वो आपका कास्ट आयरन से ज़्यादा टफ है इसीलिए। ठीक है, माइल्ड स्टील जो है वो ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये ब्रेक हो जाता है। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये आप लोगों का यहाँ पे टफनेस में देखिए आप लोग, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप लोग जब देखते हो तो ये आप लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पे कह रहा है ये झूठा है। टफनेस नहीं है, ये है आप लोगों का मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप लोगों का मॉडुलस ऑफ टफनेस का बात होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व होता तो टफनेस होता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व में क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है स्ट्रेन के, देखा होगा आप लोगों ने। तो जब आप लोग y इज इक्वल टू ये कर लेते हो, y यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जब वर्ड बोलते हो प्यारे बच्चों तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ही मॉडुलस ऑफ टफनेस होगा, ना कि टफनेस। ये गलती बहुत जगह आपको मिलेगी, मैंने इसीलिए करेक्ट नहीं किया था। आप अगर गूगल पे इमेज जो पड़ी हुई हैं उनमें भी देखोगे तो ये गलती आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो टफनेस वाला है वो बात करेगा केवल आप लोगों का लोड एंड डिफॉर्मेशन की। क्यों बात करेगा लोड एंड डिफॉर्मेशन की टफनेस वाला? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा टफनेस की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे टफनेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इम्पैक्ट लोड। यहाँ पे देख रहे हो इम्पैक्ट लोडिंग की बात हुई थी, और इम्पैक्ट लोडिंग की बात होने का मतलब आप लोगों का क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट लोडिंग की बात होने का मतलब आप लोगों का क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट लोडिंग की बात होने का मतलब आप लोगों का है यहाँ पे के लोड और डिफॉर्मेशन कर्व की बात कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व इन लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व इज कॉल्ड टफनेस, एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये बात ध्यान रखिएगा। रेजिलियंस जो होती है आप लोगों की वो इलास्टिक लिमिट तक होती है। ठीक है, ये भी रेजिलियंस नहीं है, ये भी आप लोगों का क्या है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की भी बात होगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ही होगी। ठीक है, लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व में अगर बात होगी, ठीक है, लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व में अगर बात होगी तो वो बात आप लोगों की किस में होगी, वो बात होगी आप लोगों की किस में, वो बात होगी रेजिलियंस में। ठीक है, और प्रूफ रेजिलियंस आपका क्या होता है मैक्सिमम इलास्टिक पॉइंट तक बात करेगा। तो एक टर्म आप लोगों का क्या हो जाता है प्रूफ रेजिलियंस। आप लोगों को अगर ये इसमें दिक्कत आए ना तो इस पर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा धांसू सा अलग से, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे। मेरा मन तो है आपको इसको डिटेल में लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ रेजिलियंस किसकी बात करता है मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट की बात करता है। ठीक है, क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी अप टू मैक्सिमम इलास्टिक पॉइंट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। लेकिन रेजिलियंस क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी अप टू अंडर द इलास्टिक लिमिट। अगर आपका यहाँ पे इतने में भी हो रहा है तो रेजिलियंस तो ये भी है, जरूरी नहीं है कि यहाँ तक ही हो, रेजिलियंस ये भी है। ठीक है, लोड एंड डिफॉर्मेशन में। लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन होगा तो वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोला जाएगा, और प्रूफ रेजिलियंस कहाँ तक आएगा
मैक्सिमम इलास्टिक पॉइंट तक आएगा, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी अप टू मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। ये जब आप लोग स्प्रिंग वगैरह पढ़ते हो या स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब आप लोगों को पता चलता है प्यारे बच्चों कि ये टर्म रेजिलियंस का वहां पे यूज होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं इस सेशन में। थैंक यू क्लास, और आगे जुड़े रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए इसको। और मेरा एक कोर्स प्लस पे भी लॉन्च हो चुका है, अनअकैडमी प्लस पे भी एक कोर्स आ गया है, तो आप लोग उसको भी देखिए और उस पर भी प्यार दीजिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ठीक है। देखो एसएससी जेई में तो कम वैकेंसी होती हैं, लोग बाग चाहे 40-50 इस तरीके की वैकेंसीज होती हैं, लेकिन स्टेट में आपका पीएसयूज में या मान के चलो प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आप लोगों से इन चीज़ों पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग आपके जो जूनियर्स डिप्लोमा जो अभी कर रहे हैं रिसेंटली, उनको भी शेयर करिए, या जो कर चुके हैं उनको भी करिए। जो बीटेक आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है, उन लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी अपने सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैकेनिकल में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, 30% रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको स्प्रेड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों को अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास, ऑल दी बेस्ट। आगे भी बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में।